नृपेंद्र मिश्रा एक ऐसे नौकरशाह जिनकी कलम से निकला हर एक फैसला सीधे प्रधानमंत्री की मेज तक पहुंचा। पीके मिश्रा मोदी सरकार के वो फिक्सर नौकरशाह जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हर संकट का हल ढूंढ लाते हैं। अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी का सिंगल विंडो सॉल्यूशन। राजीव गौबा एक ऐसा अफसर जो चुपचाप हर बड़े फैसले की डोर थामे रहा। अमिताभ कांत इंडिया इंक के पोस्टर बॉय, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और G20 जैसे मंचों पर भारत की आवाज बुलंद करने वाले नौकरशाह। शक्तिकांत दास एक अफसर जो बैंकों की बर्बादी और अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के बीच ढाल बनकर खड़े हुए। टीवी सोमनाथन वो नौकरशाह जिन्हें फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मास्टर कहा जाता है। संजय कुमार मिश्रा 65,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कराने वाले ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के सबसे चर्चित चेहरे। सामंत कुमार गोयल रॉ के वो चीफ जिनके नाम से पाकिस्तान थरथराता रहा। गिरीश चंद्र मुर्मू गुजरात दंगों के केस से लेकर जम्मू कश्मीर में पहली बार उपराज्यपाल बनने तक, जिन्हें पीएम मोदी का लॉयल सोल्जर कहा जाता है। ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टॉप 10 भरोसेमंद अफसर, वो नौकरशाह जिन्होंने पिछले एक दशक से देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और रक्षा नीति पर सबसे ज्यादा असर डाला है। वो मिशनरी ब्यूरोक्रेट्स जिन्हें सिर्फ पद नहीं सौंपे गए बल्कि सौंपा गया मिशन। क्या है इनकी कहानी? कैसे इनमें से कुछ को गुजरात से दिल्ली लाने के लिए पीएम ने कानून तक में बदलाव कर दिए और कैसे रिटायरमेंट के बाद भी ये पीएम मोदी के खास नौकरशाहों की फहरिस्त में बने रहे, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है नृपेंद्र मिश्रा का। मोदी सरकार में जिन नौकरशाहों को बड़ी भूमिकाएं मिली उनमें से ज्यादातर ने 1980 के दशक में सिविल सर्विसेज ज्वाइन की थी। मोदी राज सिविल सर्विस की दुनिया में एक तरह से 80s का राज है, लेकिन पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी अफसर पर किया तो वो नृपेंद्र मिश्रा है। 1967 बैच के आईएएस अफसर, 2009 में ये ट्राई के चेयरमैन रहकर रिटायर हो चुके थे। ट्राई एक्ट 1997 के सेक्शन 5 सबसेक्शन 8 में यह साफ तौर पर लिखा गया कि ट्राई का कोई भी चेयरमैन या सदस्य सेवा से हटने के बाद भारत सरकार में किसी भी पद पर दोबारा से नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए नृपेंद्र किस कदर जरूरी थे, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 26 मई को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 28 मई को सरकार ने अध्यादेश लाकर ट्राई एक्ट की धारा में बदलाव कर दिया। क्यों? ताकि नृपेंद्र मिश्रा बहैसियत प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम ज्वाइन कर सके। अगस्त 2019 तक नृपेंद्र इस पद पर रहे और इसके बाद कहां चले गए? राम मंदिर निर्माण के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। भाजपा के 3 कोर पोल प्रॉमिस में से एक राम मंदिर बनने जा रहा था। 1000 साल तक बना रहे ऐसा निर्माण किया जाना था। ऐसे में चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री ने अपने सबसे विश्वस्त अफसर को कमेटी का अध्यक्ष बनाकर भेजा ताकि बाकी काम पर बारीक नजर बनी रहे। मंदिर आंदोलन जब उरूज पर था तब नृपेंद्र मिश्रा यूपी में 2 मुख्यमंत्रियों के कैबिनेट सचिव रहे, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव। तब उनकी भूमिका को लेकर बहुत सवाल उठे थे, लेकिन वो बातें काफी पीछे छूट चुकी हैं। अब बचा है भरोसा पीएम मोदी का नृपेंद्र मिश्रा पर। जब राम मंदिर पर ध्वजारोहण हुआ तब उनकी उम्र 80 छू रही थी, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हार्वर्ड से डिग्री रखने वाले मिश्रा अब भी पीएम का दिया मैंडेट पूरा करने में लगे हैं। अगस्त 2019 तक नृपेंद्र पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में काम करते रहे। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था और ये पीएमओ में नीतिगत कामकाज, मंत्रालयों के तालमेल और उनके डिसीजन मेकिंग का केंद्र थे। बेहद लो प्रोफाइल रहने वाले नृपेंद्र ने पीएम मोदी की कई नीतियों को आकार दिया, उन्हें लागू करवाने में अहम भूमिका भी निभाई। इन्हें पीएमओ और दूसरे मंत्रालयों के बीच की कड़ी माना जाता था। पीएम के पहले कार्यकाल के दौरान स्वच्छ भारत मिशन अभियान हो, मेक इन इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या नोटबंदी, इन सारे पीएम के बड़े फैसलों में नृपेंद्र मिश्रा प्रधान सचिव के तौर पर रहे और इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। लेकिन पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के चंद महीनों बाद ही नृपेंद्र ने अपने पद को आगे न बढ़ाने की इच्छा जता दी। उन्होंने पीएम से भी केंद्र सरकार के शीर्ष नौकरशाह के सफर को यहीं खत्म करने की दरखास्त दी। पीएम ने इसे स्वीकारा भी। पीएम ने अपने घर से ही नृपेंद्र मिश्रा को भावुक विदाई दी। इसी दौरान उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा को अपना प्रीशियस ट्रेजर भी बताया।
ये प्रधानमंत्री का नृपेंद्र मिश्रा पर भरोसा ही था कि उन्हें रिटायर होने के बाद राम मंदिर निर्माण कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले जनवरी 2020 में उन्हें तत्कालीन नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसका नाम 2023 में बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रखा गया। जनवरी 2025 के बाद इनका कार्यकाल एक बार और यानी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस फहरिस्त में अगला नाम है पीके मिश्रा का। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा उर्फ पीके मिश्रा पीएम मोदी के सबसे विश्वसनीय और लंबे समय तक सर्व करने वाले सलाहकारों में से एक हैं। 1972 बैच के गुजरात काडर के आईएएस अधिकारी पीके मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव माने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। इन्हें आप प्रधानमंत्री का राइट हैंड या मैन फ्राइडे कह सकते हैं। संसद को छोड़कर प्रधानमंत्री जहां भी किसी औपचारिक काम के लिए पहुंचते हैं, पीके मिश्रा उनके साथ ही होते हैं। 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने थे, पीके मिश्रा गुजरात की ब्यूरोक्रेसी में काफी ऊपर उठ चुके थे। वो गुजरात सरकार के राजस्व, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, बिजली इन तमाम विभागों में अहम भूमिका संभाल रहे थे। लेकिन उनकी पहचान बनी थी आपदा प्रबंधन माने डिजास्टर मैनेजमेंट से। जनवरी 2001 का किस्सा याद करिए। गुजरात के भुज में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद भुज, कच्छ, अंजार, भचाऊ, रापर और गांधीधाम सारे इलाकों में भयानक तबाही देखी गई। लाखों लोग बेघर हो गए थे। हजारों घर या तो पूरी तरह से तबाह हो गए थे या फिर ये रहने लायक ही नहीं बचे थे। फरवरी 2001 में केशुभाई पटेल की सरकार ने गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना की, जिसकी कमान पीके मिश्रा के हाथों में ही सौंपी गई। गुजरात के भूकंप के बाद जिस तरह से पीके मिश्रा ने राहत और पुनर्निर्माण का काम कराया, उस मॉडल को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिला। 2019 में पीके मिश्रा को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सासाकावा अवार्ड फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। जब केशुभाई पटेल ने इस्तीफा दिया और नरेंद्र मोदी सीएम बनाए गए तो पीके मिश्रा उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए। 2004 में उन्हें सेंट्रल डेप्यूटेशन मिला, माने उन्होंने केंद्र सरकार के लिए काम करना शुरू किया। मनमोहन सिंह की सरकार में उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी और फिर कृषि सचिव के पद पर 2008 तक काम किया। लेकिन इसके बाद पीके मिश्रा रिटायर हो गए। जब मिश्रा सर्विस से रिटायर हो गए तो नरेंद्र मोदी फिर से गुजरात लेकर उन्हें आ गए। इस बार गुजरात विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें लाया गया। 2013 में 65 साल पूरे होने पर वो यहां से भी रिटायर हुए, जिसके बाद अजीत डोभाल की शुरू की विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में उन्हें शामिल कर दिया गया। इसके अगले साल नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली आ गए प्रधानमंत्री बनकर। जिस तरह वो नृपेंद्र मिश्रा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाने के लिए अध्यादेश ले आए थे, उसी तरह उन्होंने पीके मिश्रा को पीएमओ लाने के लिए एक नया पद बनवाया, अतिरिक्त प्रधान सचिव का पद। ब्यूरोक्रेसी में अगर नृपेंद्र मिश्रा नंबर 1 थे तो उनके बाद पीके मिश्रा का ही नंबर आता है और अब तो वो खुद प्रधान सचिव भी हैं। पीएमओ में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उनमें उनकी अंतिम मंजूरी और समीक्षा बेहद जरूरी होती है। प्रधानमंत्री के दस्तखत से पहले फाइल पीके मिश्रा के पास ही जाती है और वही सब कुछ देखते हैं। इन्हीं पीके मिश्रा को पीएम मोदी की लाई हुई 360 डिग्री असेसमेंट मेथड का सूत्रधार भी माना जाता है। ये किसी भी अधिकारी के मूल्यांकन का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें उस अफसर के काम का असेसमेंट केवल उसके बॉस के फीडबैक पर नहीं बल्कि उसके कलीग्स, उसके जूनियर्स और उसकी खुद की इवैल्यूएशन के आधार पर तय किया जाता है। पीके मिश्रा की निगरानी में ही 2017 के बाद से भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए लोगों के सिलेक्शन को पारदर्शी और जन सहभागिता पर आधारित बनाया गया। इससे क्या बदला? अब आम नागरिक भी ऑनलाइन नॉमिनेशन कर सकते हैं। ये किसी भी व्यक्ति को पद्म पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति कोई आम नागरिक हो, कोई समाज सेवी हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो या फिर कोई अनसुना हीरो ही क्यों ना हो। पीके मिश्रा की एक्सपर्टीज कृषि और अर्थव्यवस्था में खासी है। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूके की यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ली है। मोदी सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पीएम आवास योजना के प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन में खास जिम्मेदारी भी इन्होंने निभाई। इन्हीं कामों की बदौलत पीके मिश्रा को साल 2024 में नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शुरू होते ही दोबारा से पीएम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी चुन लिया गया। इस फहरिस्त में अगला नाम आता है अजीत डोभाल का। प्रशासन में अगर मोदी नृपेंद्र मिश्रा, पीके मिश्रा पर भरोसा करते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी और काफी हद तक
फॉरेन पॉलिसी में वो सुनते हैं अजीत डोभाल की। जनवरी 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे अजीत डोभाल 1968 बैच के केरल काडर के आईपीएस अफसर हैं। अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत कोट्टायम जिले के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस माने एएसपी के रूप में इन्होंने की। केरल के दंगों पर कंट्रोल करने से शुरू हुआ सफर 80 के दशक में पंजाब और मिजोरम में चले एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस तक पहुंच गया था। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट का भारी उपद्रव था। तब लाल डेंगा एमएनएफ को कमांड करते थे। डोभाल की टीम ने लाल डेंगा के 7 में से 6 कमांडर्स को अपनी तरफ मिला लिया था। ये तब एमएनएफ के खिलाफ बहुत बड़ी सफलता मानी गई। 1984 और 1988 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर, दोनों ऑपरेशंस में डोभाल ने इंटेलिजेंस जुटाने का काम किया। पंजाब के डोभाल जम्मू कश्मीर गए, आतंकवादी संगठनों में सेंधमारी की। उनके करियर के पीक्स में से एक तब आया जब 1999 में हुए कांधार हाईजैक के दौरान उन्होंने आतंकवादियों से नेगोशिएट भी किया और वो बंधकों को छुड़ाने अफगानिस्तान भी गए। डोभाल पाकिस्तान में भी अंडरकवर ऑपरेटिव के तौर पर रहे। इस भूमिका में 1 साल बिताने के बाद वो 6 साल तक भारतीय हाई कमीशन में तैनात रहे। इस दौरान उनका काम क्लासिफाइड था। 2004 से 2005 में वो आईबी डायरेक्टर बने, लेकिन जनवरी 2005 में रिटायर हो गए। 2009 में अजीत डोभाल के नेतृत्व में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन नाम का थिंक टैंक बना, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस और नेशनल सिक्योरिटी पर काम करता है। अजीत डोभाल इस थिंक टैंक के संस्थापक निदेशक हैं। इसके बाद तारीख आई 28 मई 2014 की। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इसके 2 दिन बाद 69 साल के अजीत डोभाल को भारत का 5वां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएस से नियुक्त किया गया। नियुक्ति के बाद उनका पहला काम था प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पहली मुलाकात के लिए सुरक्षा और कूटनीतिक जरूरतें सुनिश्चित करना। डोभाल के एनएस से रहते ही राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भारत का रुख काफी बदला। खुफिया ऑपरेशंस पहले भी होते थे, लेकिन डोभाल एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने इस ऑपरेशंस का व्यापक प्रचार भी करवाया ताकि भारत की छवि डिफेंसिव से ऑफेंसिव बने। उरी सर्जिकल स्ट्राइक, म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, इन सब में आतंकवादी हमलों को लेकर भारत की अप्रोच बदली हुई नजर आती है। भारत अब चेतावनियों की जगह आक्रामक कार्रवाई से जवाब देता है। इसी तरह विदेश में बैठे आतंकवादियों की एक एक कर हो रही मौतों के पीछे भी भारतीय खुफिया एजेंसियों का नाम लिया जा रहा है। ये अप्रोच भी डोभाल की ही देन है। 13 जून को अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, जो 2029 तक चलेगा। आज भी करीब 80 साल के डोभाल न केवल इस पद पर बने हुए हैं, बल्कि पीएम मोदी के सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद नौकरशाहों की फहरिस्त में अव्वल दर्जे पर आते हैं। पीएम मोदी के करीबी नौकरशाहों की फहरिस्त में अगला नाम आता है राजीव गौबा का। 1982 बैच के आईएएस अफसर जो पहले बिहार काडर में रहे और बाद में झारखंड में। करियर की शुरुआत में ये भी एक आम नौकरशाह के जैसे ही नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया जैसे जिलों में बतौर कलेक्टर पोस्टेड रहे। बिहार राज्य परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक भी रहे और आगे चलकर 2015 से 2016 के बीच झारखंड के मुख्य सचिव बन गए। पटना साइंस कॉलेज से बीएससी फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट राजीव के प्रयासों से झारखंड की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग में सुधार हुआ। पहले ये आखिरी नंबर पर था, गौबा के कार्यकाल में ये तीसरे नंबर पर पहुंच गया। 2016 में वो केंद्र सरकार के शहरी विकास सचिव बने। इस दौरान उन्होंने सरकार की कई अहम योजनाएं, मसलन टेक्नोलॉजी आधारित शहरी सुविधाएं मुहैया कराने वाली स्मार्ट सिटी मिशन, पूरे देश में स्वच्छता और सफाई की आदत को बढ़ाने वाली स्वच्छ भारत मिशन, जल आपूर्ति, सीवरेज, ग्रीन स्पेस जैसी बुनियादी सेवाओं को बेहतर करने के लिए अमृत योजना के लागू होने में अहम भूमिकाएं निभाई। 2017 से 2019 तक राजीव गौबा भारत सरकार के गृह सचिव रहे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा यानी आर्टिकल 370 हटाने और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों माने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में बांटने का बेहद सेंसिटिव और ये बड़ा निर्णय लिया गया था। इस फैसले की सुरक्षा और प्रशासनिक योजना की जिम्मेदारी इन्हीं राजीव गौबा पर थी। उन्होंने इसे बिना अशांति के पूरी तरह से लागू भी करवाया। 2019 में उन्हें कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया, यानी भारत सरकार के टॉप ब्यूरोक्रेट। उन्होंने इस पद पर 30 अगस्त 2024 तक सेवा दी और भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव बने। इन्हीं के दौर में कोरोना आया, एक सदी की सबसे बड़ी महामारी। तब लॉकडाउन से लेकर टीकों तक गौबा हर फैसले का हिस्सा रहे। 2025 की शुरुआत में ही 65 साल के राजीव गौबा को नीति आयोग का सदस्य बनाया गया।
साथ ही उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया। अब उनकी जिम्मेदारी भारत के आर्थिक और विकास संबंधी मामलों में सलाह देने की है। पीएम मोदी के खास नौकरशाहों की फहरिस्त में अगला नाम है अमिताभ कांत का। अमिताभ कांत का जन्म 1 मार्च 1956 को हुआ। वो 1980 बैच के केरल काडर के आईएएस अधिकारी हैं। अमिताभ कांत के पिता डॉक्टर थे, तो इस वजह से उनका बचपन कई शहरों में बीता। पढ़ाई में वो शुरू से तेज थे। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया और फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स की डिग्री ली। 80 के दशक में करियर की शुरुआत में ही अमिताभ केरल के कई जिलों में कलेक्टर, उद्योग सचिव, पर्यटन सचिव जैसे अहम पदों पर रहे। इसी दौरान उन्होंने गॉड्स ओन कंट्री वाला केरल का टूरिज्म ब्रांडिंग कैंपेन भी शुरू करवाया, जिसे न केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी काफी सराहा गया। नई सदी की शुरुआत में ही अमिताभ कांत को नई जिम्मेदारियां दी गई। 2001 में अमिताभ भारत सरकार में पर्यटन सचिव बनाए गए। इसी दौरान अमिताभ ने इनक्रेडिबल इंडिया और अतिथि देवो भव जैसे कैंपेन की रूपरेखा तैयार की, जो आगे चलकर इंडियन टूरिज्म का एक बेहद अहम कैंपेन बना। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसी साल अमिताभ कांत को नई जिम्मेदारियों से नवाजा गया। उन्हें डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन में सेक्रेटरी का पद दिया गया। DIPP के सचिव के तौर पर अमिताभ कांत ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे बड़े अभियानों को आगे बढ़ाया। यहीं से उनकी पहचान एक रिफॉर्म करने वाले अफसर के तौर पर और भी मजबूत हुई, जिससे वो पीएम मोदी के भरोसेमंद नौकरशाहों की फहरिस्त में शामिल हो गए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को बंद कर नीति आयोग का गठन किया। अगले साल अमिताभ कांत इसके CEO बना दिए गए। नीति आयोग के CEO रहते हुए उन्होंने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे कई बड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। अमिताभ कांत ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम नाम का भी एक प्रोग्राम चलाया और इसका नेतृत्व किया। सरकार का ये एक बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें देश के 112 जिले चुने गए, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बुनियादी ढांचे, कृषि और रोजगार के मानकों पर काफी पिछड़े हुए थे। इस प्रोग्राम के तहत इन जिलों को विकसित करने की तैयारी की गई। भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के साथ ही हर घर तक UPI पहुंचाने वाली डिजिटल इंडिया मिशन की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के पीछे भी अमिताभ कांत की अहम भूमिका रही। 2022 तक अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO रहे। इसके बाद जुलाई 2022 से भारत के G20 शेरपा बने। इस पद पर अमिताभ करीब 3 साल तक रहे। उन्होंने 16 जून 2025 को G20 शेरपा के रूप में अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा देकर 45 साल की सरकारी सेवा से विदाई ले ली, माने रिटायरमेंट ले ली। G20 की जिम्मेदारी से मुक्त होते ही अमिताभ को कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स की इन्वेस्टमेंट कंपनी फेयरफैक्स इंडिया का सीनियर एडवाइजर चुन लिया गया। इसके साथ ही अमिताभ इंडिगो एयरलाइंस वाली कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड के बोर्ड से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर जुड़ गए। इस फहरिस्त में अगला नाम है शक्तिकांत दास का। 1957 में भुवनेश्वर में जन्मे शक्तिकांत दास दिल्ली से इतिहास में MA और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में MA कर चुके हैं। 1980 में UPSC क्रैक किया और तमिलनाडु काडर से प्रशासनिक करियर की शुरुआत की। डिंडीगुल और कांचीपुरम जिलों में बतौर मजिस्ट्रेट और कलेक्टर प्रशासन की जिम्मेदारियों को संभाला। इसके साथ ही उन्होंने तमिलनाडु सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, स्पेशल कमिश्नर रेवेन्यू, सेक्रेटरी रेवेन्यू और सेक्रेटरी कॉमर्शियल टैक्सेस जैसे पदों पर काम किया। इसके अलावा शक्तिकांत दास तमिलनाडु स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रहे। करीब 28 साल तक राज्य में सेवा देने के बाद शक्तिकांत दास 2008 में सेंट्रल डेपुटेशन पर आए। उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में तैनाती मिली। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर में बतौर स्पेशल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया और फिर दिसंबर 2013 में भारत सरकार के उर्वरक सचिव के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए पूरे देश के लिए खाद्य उर्वरक से जुड़ी नीतियां बनाने और उन्हें लागू कराने की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई और इन्होंने निभाई भी। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ महीने बाद ही शक्तिकांत दास को भारत सरकार के रेवेन्यू सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई। इस पद पर रहते हुए उन्होंने इनकम टैक्स, GST से पहले के सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी जैसे नियम और दरों को लेकर बड़े निर्णय लिए। 2014 में जब शक्तिकांत दास रेवेन्यू सेक्रेटरी के पद पर आए थे, तभी मोदी सरकार का पहला केंद्रीय बजट तैयार हो रहा था। उस वक्त नई सरकार को आर्थिक सुधार, निवेश बढ़ाने और विकास की रफ्तार तेज करने के लिए बजट में कई बड़े फैसले लेने थे। शक्तिकांत दास ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और बाकी टीम के साथ मिलकर बजट की रूपरेखा बनाने में
काफी बड़ी भूमिका निभाई। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और गांवों के विकास पर जोर दिया गया। साथ ही टैक्स की जो ये पूरी स्ट्रक्चर थी उसमें कई अहम बदलाव किए गए। रेवेन्यू सेक्रेटरी के बाद अगस्त 2015 में शक्तिकांत दास को आर्थिक मामलों का सचिव नियुक्त कर दिया गया। इस पद को आसान भाषा में सरकार के पैसों का प्लानर कह सकते हैं। शक्तिकांत दास इस पद पर 2017 तक रहे। इस टेन्योर में रहते हुए शक्तिकांत दास सरकार के 2 बड़े और बेहद अहम फैसलों को जमीन पर उतारने में अहम किरदार निभा चुके हैं। पहला नवंबर 2016 में नोटबंदी और दूसरा जुलाई 2017 में वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी के तहत जीएसटी का लाना। 2017 में शक्तिकांत दास को 15वें वित्त आयोग का सदस्य चुना गया। वित्त आयोग का सदस्य रहते हुए इन्हें नवंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक भारत का G20 शेरपा नियुक्त किया गया। इसके बाद शक्तिकांत दास को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। 12 दिसंबर 2018 को उन्हें आरबीआई का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया। पहले वो इस पद पर 3 साल तक रहे, लेकिन बाद में 2 साल के लिए उन्हें एक्सटेंशन मिला। इस एक्सटेंशन के चलते शक्तिकांत दास दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले आरबीआई गवर्नर बने। कोविड-19 के दौरान शक्तिकांत दास ने कई बार बतौर आरबीआई गवर्नर कई बड़े निर्णय लिए। खासकर लॉकडाउन के दौरान उन्होंने मोरेटोरियम लागू किया। मोरेटोरियम का मतलब किसी तय समय के लिए भुगतान रोक देने की आधिकारिक अनुमति देना। हुआ कुछ यूं कि लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों और कंपनियों के पास ईएमआई या लोन चुकाने के पैसे नहीं थे, उन्हें कुछ महीनों की मोहलत दी गई ताकि वो बिना पेनाल्टी के बाद में अपनी किस्तें चुका सकें। महामारी के दौर में गवर्नर की तरफ से लिए गए इस फैसले की खूब सराहना हुई थी। शक्तिकांत दास के गवर्नर होते हुए रेपो रेट 4% तक हुआ, जो कि इतिहास में दर्ज सबसे कम आंकड़ा है। इतना ही नहीं, बल्कि शक्तिकांत दास के गवर्नर रहते हुए ही फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 2,11,000 करोड़ का रिकॉर्ड सरप्लस दर्ज किया गया। साल 2023 में उन्हें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 लंदन की तरफ से गवर्नर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। इसके बाद साल 2023 और 2024 में उन्हें लगातार 2 साल के लिए ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ की रेटिंग भी मिली। ये रिपोर्ट कार्ड एक तरह का इंटरनेशनल इवैल्यूएशन है, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों को उनकी नीतियों, फैसलों और उनकी आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की क्षमता के आधार पर रेट किया जाता है, ग्रेड दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि भारत में अब तक केवल शक्तिकांत दास ही ऐसे गवर्नर बने जिन्हें ये अवार्ड लगातार 2 साल तक मिला हो। दिसंबर 2024 में गवर्नर का पद छोड़ने के बाद फरवरी 2025 से ही शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के PS2 माने प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के पद पर नियुक्त हुए। PS2 का रोल सामान्य PS की तरह ही होता है। वो नीतियों पर सलाह देता है, मंत्रालयों के बीच तालमेल बैठाता है और पीएम के निर्देशों को लागू कराता है। फर्क बस इतना है कि ये जिम्मेदारी PS1 के साथ साझा की जाती है। पीएम मोदी के खास नौकरशाहों की इस फहरिस्त में अगला नाम है टीवी सोमनाथन का। 1965 में तमिलनाडु में जन्मे टीवी सोमनाथन पीएम मोदी के खास नौकरशाहों में से एक रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी से बीकॉम के बाद टीवी सोमनाथन ने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी की नौकरी के बाद टीवी सोमनाथन ने यूपीएससी क्रैक किया और 1987 बैच के तमिलनाडु काडर के आईएएस अफसर बन गए। करियर के शुरुआत में सोमनाथन मुख्यमंत्री कार्यालय में सेक्रेटरी, चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक और कॉमर्शियल टैक्सेस विभाग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। टीवी सोमनाथन के प्रशासनिक करियर में बड़ा बदलाव साल 1996 में आया। उन्हें वर्ल्ड बैंक में यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम के तहत फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट चुना गया। ये वर्ल्ड बैंक का एक तरह का फास्ट ट्रैक प्रोग्राम होता है जिसमें दुनिया भर से टैलेंटेड युवाओं को चुना जाता है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े आर्थिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकें। इस दौरान सोमनाथन ने अलग अलग देशों के आर्थिक हालात का विश्लेषण किया, बजट सुधार के लिए भी सुझाव दिए। इसके 4 साल बाद 2000 में सोमनाथन वर्ल्ड बैंक के बजट पॉलिसी ग्रुप के सबसे युवा सेक्टर मैनेजर बन गए। इस पद पर होते हुए उन्हें पूरी टीम और कई देशों के बजट से जुड़ी नीतियों की जिम्मेदारी मिल गई। इतनी कम उम्र में यह पद पाना वर्ल्ड बैंक के अंदर एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन सोमनाथन की उपलब्धियों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं हुई। कई और जिम्मेदारियों के बाद 2011 में सोमनाथन को वर्ल्ड बैंक का डायरेक्टर बनाया गया। इसके बाद सोमनाथन की एंट्री हुई नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यालय में, यानी पीएमओ में। साल 2015 में उन्हें पीएमओ में जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। इस पद पर वो करीब 2 साल तक रहे। इसके बाद उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी पीएमओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में सोमनाथन को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का
एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। इस पद पर सोमनाथन दिसंबर 2019 से अगस्त 2024 तक रहे। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 की स्थिति में आत्मनिर्भर भारत पैकेज, पीएलआई योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जैसे अर्थव्यवस्था को संभालने वाले खास योजनाओं की कमान संभाली। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी नियुक्त होने के 2 साल बाद ही सोमनाथन को भारत का फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। अगस्त 2024 में जब सोमनाथन ने वित्त मंत्रालय से विदाई ली तो उन्हें तुरंत ही भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया। ये पद भारत में किसी भी नौकरशाह के लिए सबसे ऊंचा माना जाता है। नौकरशाहों का टॉप बॉस कहा जाता है क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी देश के सभी मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की सीधी निगरानी करता है और प्रधानमंत्री कार्यालय को सीधे रिपोर्ट करता है। पीएम मोदी के टॉप ब्यूरोक्रेट्स की इस फहरिस्त में अगला नाम है संजय कुमार मिश्रा का। संजय कुमार मिश्रा पिछले 11 साल में मोदी सरकार के बड़े हिस्से के दौरान सबसे शांत स्वभाव वाले लेकिन बेहद अहम भूमिका निभाने वाले अफसरों में से एक हैं। मूलतः उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले संजय कुमार मिश्रा ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स किया, फिर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में रिसर्च फेलो बने और इस क्षेत्र में इंटरनेशनल जर्नल्स में लगभग 10 रिसर्च पेपर पब्लिश किए। संजय ने साल 1984 में यूपीएससी पास की और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अफसर बन गए। उनकी पहली पोस्टिंग गोरखपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर हुई। इसके बाद 1990 के दशक में संजय कुमार मिश्रा प्रवर्तन निदेशालय माने ईडी में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। उस समय उनकी पोस्टिंग आगरा और जयपुर जैसे शहरों में रही। यही उनका काम विदेशी मुद्रा से जुड़े मामलों यानी फेरा और फेमा की जांच करना था। इन जांच के दौरान इन्होंने ऐसे मामलों पर काम किया जहां लोग अवैध तरीके से विदेशी मुद्रा का लेन देन कर रहे थे, हवाला नेटवर्क चलाते थे या फिर विदेश से पैसा लाकर बिना कानूनी अनुमति के निवेश करते थे। उस दौर में भारत में लिबरलाइजेशन नया नया आया था और विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन काफी तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए ईडी की भूमिका बेहद खास हो गई थी। आगरा और जयपुर में तैनाती के दौरान उन्होंने कई बड़े और बेहद कॉम्प्लिकेटेड मामलों की तह तक पहुंचकर जांच पूरी की, जिससे उनकी गिनती ईडी के सख्त और नतीजे देने वाले यानी रिजल्ट देने वाले अफसरों में होने लगी। यही उनकी आगे की तेज तरक्की और हायर पोस्ट तक जाने की नींव बनी। शुरुआती चैलेंजेस के बाद अक्टूबर 2018 में संजय मिश्रा को ईडी का डायरेक्टर बना दिया गया। करीब 1 महीने तक इंटरिम डायरेक्टर रहे, लेकिन फिर अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट की मंजूरी मिली और संजय को नवंबर 2018 में 2 साल की अवधि के लिए ईडी का एक पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त कर दिया गया। शुरुआत में 2 साल, लेकिन फिर लगातार 3 बार इनके कार्यकाल को एक्सटेंशन मिला और संजय इस पद पर सितंबर 2023 तक बने रहे। हालांकि इनका कार्यकाल नवंबर 2023 तक के लिए था, लेकिन लगातार मिल रहे इस सेवा के विस्तार पर विवाद उठने लगा। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जया ठाकुर और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले समेत कई लोगों ने संजय मिश्रा को मिल रहे इस एक्सटेंशन के खिलाफ याचिका लगा दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये एक्सटेंशन हालांकि संवैधानिक तरीके से किया गया है, लेकिन इसे सही नहीं ठहराया जा सकता, ये अवैध है। हालांकि केंद्र सरकार ने भी कई बार संजय मिश्रा के पक्ष से कोर्ट में याचिका लगाई और उनके पद को बरकरार रखने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ने संजय मिश्रा को सितंबर 2023 में ही पद छोड़ने का आदेश दे दिया था। इस तरह से संजय मिश्रा इतिहास में अब तक ईडी के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले निदेशक बने और केवल यही इनके पास उपलब्धि नहीं है। संजय मिश्रा के आने से पहले ईडी आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली एक ऐसी एजेंसी थी जिसका नाम यूपीएससी की तैयारी करने वालों को मालूम होता था, लेकिन मिश्रा के कार्यकाल में एजेंसी फ्रंट फुट पर आई। विपक्षी पार्टियों ने लगातार आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई एक तरफा है, जिसमें सिर्फ विपक्ष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इस एजेंसी को सीबीआई की तरह राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। केंद्र सरकार अपने बचाव में बार बार कहती रही कि सब कुछ नियमों के मुताबिक ही हो रहा है। साल 2023 में ईडी के निदेशक के पद से हटने के बाद अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर दिया, साथ ही सेक्रेटरी रैंक का दर्जा भी दिया। इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल कोई प्रशासनिक विभाग नहीं है, ये पीएम को सलाह देने के लिए बनाई गई एक संस्था है। मतलब साफ है, कोर्ट के आदेश पर ईडी से रवानगी के बाद भी संजय मिश्रा का पुनर्वास कर दिया गया। इस फहरिस्त में अगला नाम है सामंत कुमार गोयल का। पीएम मोदी के सबसे करीबी नौकरशाहों में से एक सामंत कुमार गोयल 1984 बैच के पंजाब काडर के आईपीएस अफसर हैं।
80 से 90 के दशक में सामंत गोयल बटाला, अमृतसर और गुरदासपुर जिलों में पुलिस कप्तान रहे। 90 के दशक में पंजाब में मिलिटेंसी चरम पर थी। इस माहौल में सामंत गोयल ने बतौर एसएसपी मिलिटेंसी पर नकेल कसने में अहम भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें आगे चलकर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया। करीब 1.5 दशक तक राज्य सेवा के बाद मार्च 2001 में सामंत गोयल को RNAW में डेप्यूटेशन मिला। RNAW में रहते हुए उन्हें भारत से बाहर चीफ ऑफ स्टेशन के पद पर भी भेजा गया। आतंकवाद के खिलाफ भारत के दोनों बड़े स्टेप सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक में सामंत गोयल नीतिकार की भूमिका में रहे। आतंकी ठिकानों की पहचान हो, उनकी खुफिया जानकारी हो या फिर हमले की तैयारी करनी हो। इसी एयर स्ट्राइक के बाद जून 2019 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने पहले उन्हें RNAW का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया। फिर कुछ दिन बाद उन्हें RNAW के फुल टाइम सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। सेक्रेटरी आर एजेंसी के चीफ को कहा जाता है और सेक्रेटरी आर ही सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इस पद पर सामंत गोयल जून 2023 तक रहे। RNAW से रिटायर होने के बाद सरकार ने सितंबर 2023 में उन्हें Z कैटेगरी की सिक्योरिटी दी। इसका मतलब कि हमेशा CRPF कमांडो उनके साथ रहेंगे। पीएम मोदी के टॉप ब्यूरोक्रेट्स की फहरिस्त में अगला और आखिरी नाम गिरीश चंद्र मुर्मू का है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओडिशा के मयूरभंज जिले से आने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वफादार सिपाही माना जाता है। पॉलिटिकल साइंसेज में MA और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से MBA करने वाले GC मुर्मू संथाल समाज से आते हैं। 1985 बैच के गुजरात काडर के IAS अफसर हैं। अपने करियर की शुरुआत में इन्होंने रिलीफ कमिश्नर, माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर और गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के MD के तौर पर अहम जिम्मेदारियां निभा कर की। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि उनकी असली पहचान तब बनी जब 2004 में उन्हें 2002 गुजरात दंगों के मामलों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। उस वक्त मुर्मू गुजरात होम डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी थे। रिपोर्ट्स में लिखा गया कि उन्होंने तब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों को गुजरात दंगों के बाद कानूनी और प्रशासनिक तरीके से संभलने में सलाह दी थी। धीरे धीरे मुर्मू मोदी के बेहद भरोसेमंद अफसर बन गए और आखिरकार वो गुजरात CM ऑफिस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए। जब मोदी ने 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली में प्रधानमंत्री का पद संभाला तो मुर्मू उन पहले अफसरों में से एक थे जिन्हें नई केंद्र सरकार के लिए बुलाया गया। 1985 बैच के इस IAS अफसर को जल्द ही प्रधानमंत्री की उस कोर टीम में जगह मिली जो अहम नीतियों को बनाने और लागू करने में मदद करती थी। उन्हें एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी की भूमिका दी गई। इसके बाद उन्होंने एडिशनल और स्पेशल सेक्रेटरी, इन सब के साथ एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी जैसे बड़े और अहम पदों पर भी कई जिम्मेदारियां निभाई। लेकिन इनके करियर ने अहम मोड़ लिया 2019 में जब नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अक्टूबर 2019 में जब जम्मू कश्मीर UT बना तब गिरीश चंद्र मुर्मू बने इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके बाद अगस्त 2020 में इन्हें भारत का 14वां कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग नियुक्त किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि पहली बार एक उड़िया को इस पद पर नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति से उन्हें ख्याति तो मिली ही, लेकिन इसमें बढ़ोतरी और हुई जब उन्हें 2019 से 2023 और 2024 से 2027 के लिए WHO का एक्सटर्नल ऑडिटर नियुक्त किया गया। इससे अंतर्राष्ट्रीय ऑडिट कम्युनिटी में उनकी ख्याति भी बढ़ी। इसी बीच नवंबर 2023 में उन्हें UN पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स के वाइस चेयर पद के लिए चुन लिया गया। कैग में सेवा पूरी करने के बाद मुर्मू WHO, ILO, FAO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं। अगस्त 2025 में ही पुरी के जगन्नाथ प्रबंधन समिति का सदस्य भी इन्हें नियुक्त कर दिया गया। तो ये थी कहानी पीएम मोदी के टॉप 10 नौकरशाहों की। वैसे आप इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शूट किया कैमरे के पीछे हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।